गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। कल कुछ तो भी पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड हमने पूरी कर ली थी अच्छे से विथ एग्जांपल्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। ये हम लोग पढ़ चुके थे। वैसे इनकम मेथड में हम लोग इनकम जोड़ते थे और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर, ये तो आप लोगों को कल बताया था। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। एक फास्ट में हम लोग एक बार निकाल लेते हैं और उसका इलुस्ट्रेशन करने के बाद फिर से समझ लेंगे। कोई डाउट रहेगा तो इलुस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है, मेरे को नहीं करना, ठीक है। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम जोड़ते हैं, ठीक है। जो भी फैक्टर पेमेंट्स रहते हैं उसको हम जोड़ते हैं। उसमें हमने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स यानी वेजेस, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये चीज कल आपको बताई थी कि लॉयर, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये केसेस के अंदर लेबर एलिमेंट भी रहता है और कैपिटल एलिमेंट भी रहता है, जिसको बाइफरगेट करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। और एनएफआई नाम की चीज, ये तो आपको मालूम ही है। एनएफआई तो जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि डोमेस्टिक से जब आपको नेशनल पे आना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर या कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर कंपेंसेशन दे रहे, उनका कंपेंसेशन वो दे रहे। अगर कंपेंसेशन टू लिखे तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज आएगा, इसीलिए वो थोड़ा इंग्लिश वाला हिसाब है, बाकी कुछ नहीं है वो। इसके बाद वाइल अप्लाइंग दिस मेथड, ये तो आपको बता दिया था। एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं हम, पूरे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। कौन से एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स हम लोग लेते हैं, बराबर है। पूरे के पूरे खर्चे हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल आपको बताया था। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस लिखा है मतलब जो आंसर आएगा वो ग्रॉस ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको नेट में जाना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और नेट एक्सपोर्ट्स तो आपको मालूम है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये सबकी एडिशन किया मतलब ये हो गया हमारा खर्चा। एंड फ्रॉम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मेथड यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चलिए अब कुछ भी मत करो, एक क्वेश्चन है वो करते हैं सॉल्व। आपको पूरा डाउट जो भी थोड़े बहुत भी होंगे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ दिया है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी इससे डिफिकल्ट तो चांस ही नहीं आने के, ठीक है। पेज नंबर निकालिए 1.19 आपके नोट्स में। एक लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट करो। क्या पूछा है आपको, एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के तो कल बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिया अपन ने। अभी नवंबर 2018 के एग्जाम में एक वैल्यू एडेड मेथड पे क्वेश्चन आया है 3 मार्क का। कितने मार्क का, 3 मार्क का। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता, आप जितने भी यहां बैठे हो 1 मिनट के ऊपर नहीं लगाओगे सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट ज्यादा, और लिख के 1 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा। और कुछ लोग तो ऐसे देख के हाँ आ गया आंसर। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने क्या करना, अच्छे से पढ़ना ना इसको ताकि पूरे मार्क्स मिले, है ना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। और सोच समझ के दिमाग लगा के, अपना दिमाग मत लगाना, जैसा लिखा है वैसा ही करना। कुछ कुछ चीजों में क्या होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे लॉ में, टैक्स में, कभी भी टैक्स में खुद का दिमाग नहीं लगाना। जैसा लिखा है लॉ में वैसा हमको अप्लाई करना आना चाहिए। टैक्सेशन में आपका कंपनी लॉ वगैरह होगा, इन चीजों में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये रहा। मैंने जानबूझ के इसका सॉल्यूशन नहीं डाला, तो फिर आप देखते और आंसर आ जाता है। एस्टिमेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ठीक है। स्टार्ट करो, पहले एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट कर लो। सिर्फ देख के कैलकुलेटर पे नहीं बताना है आपको, पूरा फॉर्मली सॉल्व करो, अच्छी बात है।
क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा ये, 5 या 3, 3 के लिए नहीं 5 के ही आएगा। क्या हुआ, क्या शुरू, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कि नहीं आ रहा? सर कुछ भी नहीं समझ रहा। क्या आंसर आया? 273 क्या नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड? कितनी जल्दी कर लिया। अच्छा, बाकी लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, वो बाद में बताता हूं। आपने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का क्या किया? क्यों? हाउ डेप्रिसिएशन तो लेना तो पड़ता ना, डेप्रिसिएशन भैया नेट निकालते ना, डेप्रिसिएशन नहीं लेते क्या? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा है आपको, आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। इसका मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन शायद उसमें से माइनस किया हुआ है। समझी हिंट? समझी क्या? ये देखिए यहां पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। नेट अपन ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अगेन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, दैट मींस शायद इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, और डेप्रिसिएशन का फिगर भी दिया हुआ है यहां पे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट? डेप्रिसिएशन। जो भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है उसका हर साल आप कंजम्पशन दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? एक साथ आप एंट्री थोड़ी मारते हो। जो भी आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया हर साल आप उसको टुकड़े टुकड़ों में कंजम्पशन दिखाओगे, एक साथ तो मारते नहीं हम लोग, इसीलिए कंजम्पशन इस साल कितना हुआ? 25 दिया है। अब देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अजम्पशन लिखो कि हम जो ऊपर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ ऐसा नहीं मानते, तो फिर ये डेप्रिसिएशन माइनस करो। और अगर मानते हो कि भाई ये डेप्रिसिएशन और ये नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद का फिगर है, तो फिर आंसर सही है। बाकी लोग क्या आया? करो ना, सॉल्व करो। क्या आंसर है? 260। कहां गड़बड़ कर दी? 5 माइनस थी किया गया, ये -5 है। नेट एक्सपोर्ट ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। तो माइनस करने के बाद हाँ 267 तो नहीं आना चाहिए। बाकी लोग क्या हुआ? आया क्या? चलो सॉल्व करें। ध्यान देना क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला आइटम है प्राइवेट, हमको पहले एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, ठीक है? सिंपल, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्चे। सबसे पहले क्या बोलती है ये? निकालो एक्सपेंडिचर मेथड, निकालो आपका, निकालो मतलब, रुको मैं बता देता हूं। ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें आप क्या करते हो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, और नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। आई बात समझ में? और उसके बाद लिखा है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे मतलब अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या लिखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है ये? 210, ठीक है? ये पहला। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते कि नहीं लेते? लेते हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 50। इसके बाद क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
वैसे भी हमको नेशनल इनकम निकालना है तो हमको नेट फिगर चाहिए, हम तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और ये शायद ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। चलिए लिख लेते हैं इसको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना आया ये? 40। चलिए नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे, हाँ, लेकिन नेट एक्सपोर्ट्स का फिगर कौन सा है? नेगेटिव है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, -5। और कुछ है लेने लायक? वेजेस एंड सैलरी लेंगे क्या? ये तो इनकम है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड वगैरह में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो चीज है, ये लेंगे क्या? प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, हाँ ये हमारे काम आ सकती है। रेंट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ ये काम आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहां पे ऑलरेडी नेट ले लिया है, फिगर नेट करके दिया हुआ है। रॉयल्टी, ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम मेथड में चली जाएंगी। रॉयल्टी समझता है? रॉयल्टी क्या होता है? जैसे मैंने बुक लिखी और मैं किसी को, भाई सेलर को बोल रहा हूँ, टैक्समैन को फॉर एग्जांपल, कि आप पब्लिश करो, तो जितनी बुक बिकेगी मुझे पर बुक कुछ रॉयल्टी मिलेंगी। आई बात समझ में? इसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये एक मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें आप कैपिटल एलिमेंट और लेबर एलिमेंट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसकी टोटल कितनी होती है? 295। अब ये आपका क्या निकल के आया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलू या एनडीपी एट मार्केट प्राइस बोलू? बोलो। ये बोलेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस की है। और अगर आप अजम्पशन लेना चाहते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां जीडीपी पकड़ लो इसको और ये 25 और माइनस कर दो और नीचे नोट लिखो कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं। दोनों भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि नहीं तो ग्रॉस वर्ड लिखता ना, नेट क्यों लिखा? वो कारण ये कंफ्यूज करने के लिए कि भैया यहां नेट लिखा और नीचे डेप्रिसिएशन का फिगर भी दे दिया, ताकि लोग जबरदस्ती उसको माइनस करें। आई बात समझ में? ऐसे इंस्टीट्यूट करते रहती है। किसी को इसमें कोई डाउट है इतने में? एनीबडी? छोटा सा भी डाउट हो तो? नहीं। अब एनडीपी आ गया एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद अपने को जाना कहां पे है? अपने को तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मतलब ये भी फर्क मिटाना है और ये डी और एन का भी फर्क मिटाना। तो सबसे पहले क्या हटाना चाहिए? इसमें ऐड क्या करना चाहिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना चाहिए। कितना दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? 3 दिख रहा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3। ये ऐड करने के बाद दोस्तों क्या निकल के आएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना हुआ? 298। अब मुझे जाना है यहां पे, मुझे एमपी और एफसी का फर्क मिटाना है। दैट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 30 दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है 5। 30 माइनस 5 कितना हो गया? 25। तो 25 आपका हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनएनपीएफसी कितना आया आपका? 273। एंड दिस इज योर नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम बोलते कि नहीं बोलते? हाँ कि ना? अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? आसानी था, एक छोटी सी गुगली थी, और क्या था? पक्का? चलिए एक्सपेंडिचर मेथड के अलावा फिर एक और मेथड से बोला है हमको। कौन सी मेथड? इनकम मेथड बोला है, ठीक है, इससे भी निकाल लेते हैं। इनकम मेथड में क्या लेंगे सबसे पहले बताइए? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी ले लू। हाँ, वेजेस एंड सैलरी कितना लू? 175। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ले लू। हाँ, जो जो भी इनकम के रूप में मिला या जो जो भी इनकम के रूप में बांटा। अच्छा 170 है, ठीक, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? 10। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? प्रॉफिट लेना पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट ऑफ फर्म, एंटरप्रेन्योर, ये भी होता है 170, नहीं सॉरी, कितना दिया है? 45। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को बाद में देखते हैं। इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट 20 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पकड़ते कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, कितना इंटरेस्ट? 20। और
रेंट, हाँ रेंट इनकम है ना, कितना है रेंट 10, और रॉयल्टी भी पकड़ना पड़ेगा, रॉयल्टी भी इनकम है। रॉयल्टी जनरली प्रोफेशनल्स को मिलती है, जनरली मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कितना है 15। ये आ गया आपका इनकम मेथड से, कितनी आई टोटल 270, 20 और 40 95 10 270 नहीं 280 आ रही ना, पक्का ना, ठीक है 270। ये क्या आया, अब ये फिगर बताओ ये क्या है, एन एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, पक्का। फैक्टर कॉस्ट क्यों, मार्केट प्राइस क्यों नहीं, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, हमने सारे लोगों की इनकम जो जो हमने इनकम हुई वो लिया है। इनकम का और इनडायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना है क्या, पहले तो मुझे बताओ। इनकम और डायरेक्ट टैक्स का एक बार का लेना देना है, लेकिन इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट जो निकल के आएगा ये एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, और नेट इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई संबंध इसमें नहीं आता। आया क्या समझ में, पक्का। अब एनडीपीएफसी आ गया और आपको जाना क्या है एनएनपीएफसी, एक ही एडजस्टमेंट करना है डोमेस्टिक और नेशनल का, कितना प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना दिया है भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 3 दिया है, आंसर इज 273। अब इस केस में दोनों भी मेथड से आपका ये सेम आ रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में सेम नहीं आए तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए जनरली एग्जाम में क्या होगा, जनरली मैं बता रहा हूं ये फिगर सेम आना चाहिए। जैसे हम लोग पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते, पीएनएल बनाने के बाद प्रॉफिट ही आता है ना, जनरली लॉस आता तो हम लोग क्या करते हैं, वापस एक बार चेक करते कि मेरी तो गलती नहीं हुई वैसे, लेकिन लॉस आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। वैसे ही ये दोनों मेथड से आंसर अलग आ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। अगर इनकेस आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्या क्या पे किया, एक्सपेंडिचर, फिर मैच नहीं, मतलब समझा नहीं। नहीं तो फिर ऐसा दिखाना या लिखना चाहिए ना कि रेंट पे किया है। नहीं देखिए, अब आपको क्या सही लगता है, ज्यादा सही क्या लगता है, रिसीव किया कि पे किया। इस केस में रेंट इनकम दिख रही है ना, रेंट इनकम हम एक्सपेंडिचर मेथड में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनना, हमको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है बिजनेस वालों का। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या बाइफर्केशन दिया हुआ है क्या आपको, कायदे से तो उसमें बाइफर्केशन देना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो बहुत सारे करते हैं ना हम लोग। हम अनाज भी खरीदते, हम सब्जी भी खरीदते, दूध भी खरीदते, कपड़े भी खरीदते, कुछ भी खरीदते। बाइफर्केशन दिया है क्या, सीधा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है। अब वो कंजम्पशन में क्या क्या आया, कहां लिखा, या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है। रेंट इन्वेस्टमेंट है कि कंजम्पशन है, रेंट मतलब अगर आप खर्चा कर रहे हो रेंट तो वो कंजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट है कि कंजम्पशन है आपके हिसाब से। नहीं खर्चा है मेरे लिए, खर्चा मतलब मैं किसी के और के जगह में रह रहा हूं और मैं रेंट दे रहा हूं, तो वो खर्चा, देखो किसी के लिए तो इनकम होंगी लेकिन किसी के लिए तो एक्सपेंडिचर होगा। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, पक्का। हाँ फैक्ट्री घर के लिए दे रहा हूं, चलो पक्का, पक्का कंजम्पशन है। घर के लिए दे रहे तो कंजम्पशन, और फैक्ट्री के लिए दे रहे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा ये तो बताओ। वो भी तो खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं ना उसको। रेंट इज कंजम्पशन, ठीक है, जो भी आप वो दे रहे हो उसके बदले में आपको सर्विस मिल गई। देखिए इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब उसका सालों साल रिटर्न मिलता है। कंजम्पशन मतलब आप 1 महीने का रेंट देके 1 साल रुक सकते हो क्या,
एक महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ वो रेंट कंज्यूम हो गया, अब नया रेंट लगेगा, फिर से एक महीना रहने मिलेगा, फिर नया रेंट लगेगा, फिर नया एक महीना रहने मिलेगा। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है रेंट के केस में। दैट मीन इट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने एक महीने का रेंट दिया, एक महीना रह लिया, हो गया कंजम्पशन। आई बात समझ में? तो यहां पे जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के बारे में ऊपर ही दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। अब ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या एक्सपेंडिचर है, ये आपको लिखे है क्या बाइफरगेट करके? नहीं, आपको टोटल दिए कि भैया इतने रुपए का टोटल खर्चा हुआ है, बराबर है। लेकिन इनकम में एक एक चीज अलग लिखी हुई है, इसीलिए हम इसको रेंट को एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, इनकम मानेंगे। अगर स्पेसिफिकली लिखा लेता तो फिर रेंट के अलावा और भी चीजें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रहती थी, क्योंकि सिर्फ रेंट कंज्यूम थोड़ी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंजम्पशन करते रहते हैं। हमको टोटल फिगर दिया है, इंडिविजुअल फिगर्स नहीं दिए हुए। आई बात समझ में? और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रेंट एक बहुत बड़ी चीज है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यस और नो? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये चारों आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। आई बात समझ में? इसीलिए हमने उसको एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया। जनरली ऐसा होता है, अगर रहता तो लिखा रहता रेंट एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? और कोई डाउट? अच्छा, एक्सपोर्ट इनकम है, एक्सपोर्ट इनकम है और वो खर्चा है। कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं अपन? एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, 1000 करोड़ रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, आपने गुड्स बनाए होंगे, इसमें खर्चा लगा कि नहीं लगा? लगा। गुड्स बनाए, आपने फैक्टर पेमेंट्स भी किए होंगे, लेकिन वो फैक्टर पेमेंट्स हमारे काम के नहीं है, बराबर है। ये गुड्स आपने बाहर भेज दिए, आउटसाइड, समझ लीजिए आपने यूएसए में गुड्स भेज दिए, बराबर है, ठीक है। इस सिचुएशन का मतलब अब आपको 1000 करोड़ का पेमेंट आएगा, बराबर है। इनकम मेथड में अगर ये पेमेंट आता है तो आपकी इनकम हो गई, बराबर है। लेकिन आप मैं कौन से मेथड की बात कर रहा हूं? मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहा हूं। क्या ये एक्सपेंडिचर हुआ क्या आपसे? इनकम मेथड को तो बाद में रहने दो, 1000 करोड़ का। ये आपने खर्चा किया कि नहीं किया? मतलब गुड्स बनाने का खर्चा लगा होगा आपको, यस और नो? ये सारी चीजें लगी है, बराबर है। अब इंपोर्ट सिचुएशन इमेजिन करो, आप यही यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करते हो, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। कितने का? अगेन 1000 करोड़ का ही पकड़ लो। इसका मतलब क्या होता है? मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, मैंने पेमेंट किसको दिया? यूएसए वाले को। मैंने यहां खर्चा किया गया, तो जो पेमेंट गया वो उन लोगों को मिला जो इंडिया में रहते हैं कि उन लोगों को मिला जो यूएसए में रहते हैं? बराबर है। तो फिर ये जब इनकम आई नहीं है, ये खर्चा मतलब उनके हाथ में आया ही नहीं है, तो इसको फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप? मतलब इसके अंदर देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये है कि जितना भी आप लोग ये कंजम्पशन करते हो, उतना लोगों की फैक्टर इनकम होती है। जैसे जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, पहले गुड्स प्रोडक्शन वाली मेथड, वैल्यू एडेड मेथड याद करो, जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ उतना ही लोग खरीदेंगे आपसे, और उतना ही पहले प्रोडक्शन करने के लिए आपने फैक्टर इनकम बांटी, तो वो फैक्टर इनकम हो गई इनकम मेथड। और लोग जो खर्चा करेंगे, बराबर जितना प्रोड्यूस किया उतना खर्चा करेंगे, ऐसा इमेजिन किया जाता है। स्टॉक नहीं बचा, ठीक है। तो वो जो खर्चा हुआ वो आपका हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो इंपोर्ट है उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए आप खर्चा कहां कर रहे हो? वो तो जा रहा है। इसीलिए नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट हम पकड़ते हैं, और ये फिगर हम अपने जैसे कंट्री में तो हमेशा नेगेटिव ही आता है। आप एक बार पेज नंबर निकाल के ये देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है पेज नंबर 1.13, ये देखें। It is the total of what foreign countries spend on goods and services of national economy. मतलब एक्सपोर्ट जो किया वो फॉरेन वालों ने अपने यहां पे खर्चा किया, इसका मतलब ये होता ना। एंड ओवर एंड अबव व्हाट आवर इकोनॉमी स्पेंड ऑन द आउटपुट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अगर हम फॉरेन कंट्रीज के आउटपुट पे कुछ खर्चा करते हैं तो वो कौन सा खर्चा हो गया? इंपोर्ट। उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट मतलब अपने यहां पे उन्होंने खर्चा किया, मतलब अपने को कुछ मिला,
और इंपोर्ट मतलब अपन ने उन पे खर्चा किया, मतलब ये गया, इसीलिए नेट एक्सपोर्ट पकड़ते क्योंकि हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। आई बात समझे, इसलिए माइनस किया। नेट एक्सपोर्ट वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन पैटर्न। अगर आप इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा यूज करते हो तो नेगेटिव जाएगा, खुद के बने हुए प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो पॉजिटिव आएगा। और कोई आगे चले? अरे हाँ की ना, आप बोलते क्यों नहीं यार, वैसे तो बहुत बात करते हैं आप लोग। तो कौन सी मेथड लेनी चाहिए? अब यहां लिखा है चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड, बोलो कौन सी मेथड लेना? आपके हिसाब से कौन सी मेथड रहनी चाहिए? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, कौन सी अच्छी लगी आपको? वो तो आसान है इसलिए अच्छी लगी ना। इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी मेथड लेनी चाहिए? वैल्यू एडेड कि सब लेनी चाहिए? एक्सपेंडिचर? कोई इनकम वाला भी है? मैं बोलता हूं डिपेंड ऑन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी कैसी है? आप इंडिया में रह रहे हैं कि यूएसए में रह रहे हैं कि चाइना में रह रहे हैं? अलग अलग डिपेंड करता है। यूएसए में रहते हो तो इनकम मेथड बेस्ट है, इंडिया में रहते हो तो ये प्रोडक्शन वाली मेथड बेस्ट है, यस और नो? और किसी और जापान वगैरह में तो एक्सपेंडिचर इनकम दोनों चलते, ठीक है। जहां पे टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा होता है वहां तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड कभी मैच नहीं होंगे, कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। और जहां पे टैक्स इवेजन जीरो है, नहीं के बराबर है, वहां पे आप ये मेथड यूज कर सकते हो, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चाइना जैसा कंट्री कौन सी यूज करेगा? प्रोडक्शन मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएटली, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। उनके लिए एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज कर सकते हैं और वो लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। इंडिया जैसे कंट्री ने, इंडिया ने तो तीनों मेथड से निकालना चाहिए ताकि पता चल जाए कि भैया कहीं गड़बड़ है क्या। लेकिन इतना डेटा रहना चाहिए। ये सब तो आपको ये डेटा छोटे से कागज पे दिया है, ऐसा डेटा रहता है क्या? प्रैक्टिकली सोच के देखो, इतना डेटा मिलता है क्या कहीं से? नहीं मिलता। जितना मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। और ये डेटा जो मिलेगा सब मैनिपुलेटेड रहता है। कल बजट आया है, सुना होगा, कितने डेटा है? ये डेटा सब सही है क्या जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया? लगता है कि आपको सही होगा? अगर सही है तो उसका मतलब उनका कहना है कि 5 साल में इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएंगी। 5, अभी 3 तक पहुंची नहीं है, 3 भी, हाँ अभी 3 के आसपास पहुंचे हम, और 5 साल में क्या चमत्कार होगा कि 5, ऑलमोस्ट डबल। तो ये सब पॉसिबल है क्या? पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, देखा होगा, 1 रुपए पर लीटर। अब क्या होगा? क्या रेट बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली, और क्या होगा? अच्छा किया ना, बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया उल्टा। और भी बहुत कुछ स्कीम आई है, देखा होगा आप लोगों ने। और होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट, आप लोग का अटेम्प्ट कब है? आप लोग का एग्जाम का अटेम्प्ट कब है? हाँ, तो आपको ये बजट एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, जाने दो। चलिए, बहुत सारी चीजें आई है, बहुत सारी स्कीम अनाउंस करी है। ये तो अच्छा हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई, नहीं तो 72,000 रुपए बांट रहे थे सबको। 5 करोड़ लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में जिनके पास बीपीएल कार्ड है। 5 करोड़ इंटू एक को साल के कितने दे रहे हैं? 72,000। कैलकुलेशन करके देखो, 3,60,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बांटने वाले थे वो। करीब 360, 370 आ रहा है। 3,60,000 या 3,70,000 करोड़ आप ऐसे ही, इतना तो अपना डिफेंस बजट है। अपना डिफेंस बजट इतना ही है, 3,60,000 या 3,70,000 करोड़ के आसपास डिफेंस बजट है। वो फ्री में बांटने वाले थे। पैसा कहां से आएगा? वैसे ही तो गवर्नमेंट डेफिसिट में है, इंडियन गवर्नमेंट इज डेफिसिट। हमेशा कई बार आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट 2% से कम हो जाए, 3% से कम हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट टारगेट बनाती है। यानी सरप्लस सोचना तो दूर की बात है, पहले टारगेट करो कि कम हो हमारा लॉस। ये टारगेट्स रहते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। सरप्लस तो है ही नहीं। रेवेन्यू कितना है? कल बताया उन्होंने, 11 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्सेशन से रेवेन्यू आया अप्रोक्सीमेटली, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से 12 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू, लेकिन खर्चे अभी भी इससे ज्यादा है हमारे, ठीक है। चलो जाने दो। तो कौन सी मेथड अच्छी लगी आपको? उससे नहीं होता, हमको यहां देखना पड़ेगा। तो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड में तीनों मेथड अच्छी है, ऐसा कहना पड़ेगा, ठीक है। आइडियली ऑल द 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन शुड अराइव एट सेम फिगर, ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, बट ऐसा होता क्या? नहीं। When national income of a country is measured separately using these methods, we get a 3-dimensional view, यानी 3D view of the economy. Each method of measuring GDP is subject to measurement errors, and each method provides check on the accuracy of
अदर मेथड, ठीक है। इसके बाद by calculating total output of several different ways in several different ways and then trying to resolve the differences, we will be able to arrive at more accurate measure than would be possible with one method alone. Moreover, different ways of measuring total output give us different insight into the structure of the economy. Income method may be most suitable for developed countries where people properly file their income tax returns. With the growing facility in the use of the commodity flow method of estimating expenditure, as increasing proportion of national income is being estimated by expenditure method. As a matter of fact, countries like India are unable to estimate their national income wholly by one method. अपने लिए possible नहीं है कि एक ही method हम follow करो। हम क्या करेंगे? Thus, in agriculture sector, net value estimated by production method. In small scale sector, net value added is estimated by income method. And in construction sector, net value added is estimated by expenditure method. तो कितनी बढ़िया बात लिखी है। एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी आदमी फार्मर्स रिटर्न भरते क्या? हमारे फार्मर की इनकम एग्जेम्प्ट है। फार्मर्स की मालूम है ना, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो फिर उनके लिए इनकम मेथड काम की हुई क्या? नहीं ना, एक्सपेंडिचर बराबर वो लोग दिखा पाएंगे, तो उनके लिए वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन मेथड मच अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सेकेंडली, और लिखा है स्मॉल स्केल सेक्टर में इनकम मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज जनरली चोरी नहीं करती, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, इसमें टैक्स इवेजन होता नहीं और फैक्टर पेमेंट बराबर ये लोग बांटते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन होता है, वहां पे अपन ने कौन सी मेथड पकड़ना चाहिए? एक्सपेंडिचर मेथड। आई बात समझ में? ऐसा लिखा है, सही बात है, लेकिन हर सेक्टर के लिए क्या अलग अलग मेथड लगाते रहेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हम एक मेथड, तीनों चीज हर सेक्टर के लिए एक मेथड लगाइए और तीनों मेथड से आंसर लाइए। कई बार डेटा नहीं रहता अपने पास, जो डेटा एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए वो अलग है, जो डेटा इनकम के लिए चाहिए वो अलग है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से डेटा हमेशा अपने पास रहता है। जीएसटी जैसे टैक्स आने के बाद डेटा अपने पास वैल्यू एडेड का तो रहेगा ही, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा डेटा रहता है, तो इसलिए अपन लोग जनरली वैल्यू एडेड से चलते हैं जनरली। अब ये सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया दिया हुआ है, ठीक है। रीजनल अकाउंट क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन है, क्या हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है? हर स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स अलग है, हर स्टेट गवर्नमेंट में टैक्सेशन अलग है, किसी स्टेट में किसी चीज पे कम टैक्सेशन है, किसी चीज पे ज्यादा टैक्सेशन है। ऐसा पहले था, जीएसटी आने के बाद एक ही टैक्सेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन किसी स्टेट में लीकर बैन है, किसी स्टेट में अलाउड है, किसी स्टेट में कुछ मतलब कोई प्रोडक्ट पे सब्सिडी दी जाती है, किसी स्टेट में कोई प्रोडक्ट में सब्सिडी नहीं जाती। क्या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिस्से से सब्सिडी दे सकती है? सीजीएसटी एसजीएसटी दो चीजें हैं। अब एसजीएसटी से सब्सिडी देने का हक है क्या स्टेट गवर्नमेंट को? सीजीएसटी से तो नहीं दे सकते, आईजीएसटी से भी नहीं दे सकते, लेकिन एसजीएसटी से तो दे सकते हैं ना। यस, बिल्कुल दे सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे इंडिया में वन अकाउंट नहीं है, रीजनल अकाउंट, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट अपना फाइनेंस बजट अलग अलग बनाती है। महाराष्ट्र का बजट अलग आता है, कर्नाटक का बजट अलग आता है, हर स्टेट का बजट बनता है कि नहीं बनता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बजट बनता ही है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अपना बजट बनाती है, ठीक है। At present, practically all states and union territories of India compute their state income estimates and district level estimates. State income or net state domestic product is the measure of, in monetary terms, of the volume of all goods and services produced within the state in a given period of time. जैसे अपना जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे स्टेट वाले भी अपना जीडीपी निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली इन अ ईयर अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। पर कैपिटा स्टेट इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय, वही जो स्टेट इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, सिंपल। अब ये हमारे यहाँ पे जो रीजनल अकाउंट्स है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम कैसे आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती, क्योंकि गुड्स तो फ्रीली पूरे इंडिया में मूव हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो आईजीएसटी लगता है, यस और नो? ये क्यों कर दिया आईजीएसटी? क्योंकि ना तेरा सीधा सीधा सिंपल किसका? आईजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए आईजीएसटी लगाते हैं। अब बैंकिंग सर्विसेज है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब स्टेट बॉर्डर्स को क्रॉस करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दी जाती है। अब इनका क्या करेंगे? कौन सा स्टेट बोलेगा मेरा है, कौन सा स्टेट बोलेगा तेरा है?
ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इंडिया में आती है, लिखा है वहां पर सब. The state level estimates are prepared by state income units of respective state directorates of economics and statistics. The central statistical organization assists the state in preparation of these estimates by rendering advice on conceptual and methodological problems. In this preparation of state income estimates, certain activities such as railway, communication, banking and insurance and central government administration, ये चार ऐसी चीजें हैं जो किसी स्टेट की नहीं है, ये पूरे कंट्री में एक सरीके चलती है. तो इनका क्या, that cut across the state boundaries and thus their economic contribution cannot be assigned to any one state directly. इन चारों चीज का कंट्रीब्यूशन आप किसी एक स्टेट को फायदा दे सकते हो क्या, या किसी एक स्टेट को क्रेडिट दे सकते हो क्या कि आपके स्टेट में इतनी रेलवे चली, आपके स्टेट में इतनी चली, ऐसा होता क्या, नहीं होता. तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैन नॉट बी असाइन टू एनी वन स्टेट डायरेक्टली, आर नोन एज सुप्रा रीजनल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सुप्रा रीजनल मतलब ये सेक्टर किसी पर्टिकुलर रीजन के नहीं है, ये सेक्टर्स पूरे इंडिया के हैं. अब एयरलाइन सेक्टर है, एयरलाइन कितने स्टेट के ऊपर से जा सकती है, वो बोलेंगे नहीं हमारी एयर है ये, ऐसा होता क्या भैया, नहीं. जैसे पाकिस्तान के ऊपर से जाए तो पाकिस्तान की एयर, इंडिया के ऊपर जाए तो इंडिया की एयर है, तो महाराष्ट्र के जाएंगे तो बोलेंगे महाराष्ट्र की एयर है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये चीजें सब अलग अलग है. अच्छा चलो, अब ये सब जो अपन ने पढ़े इसके कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं है, कि फायदे ही फायदे हैं. ये जो इनकम कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये लिमिटेशन से भरा हुआ है कि विदाउट लिमिटेशन है, कितने लिमिटेशन है, बहुत सारे हो सकते हैं. पक्का, यानी किस चीज का कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं कि इनके कैलकुलेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है. ठीक है, क्या ड्रॉबैक होंगे आपके हिसाब से, पहले थोड़ा सा बताओ. हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या बोले, हाँ तो वो है ना, उसमें ये ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है ना. और हमारा क्राइम होता है, सुपारी, वो सब आते क्या इसके अंदर, और इलीगल रहा, वो सुपारी यानी इलीगल ट्रांजैक्शन ही हो गया. और सही बोल रहे, ये लिखा हुआ है सब जो आप बोल रहे सही है. और क्या ड्रॉबैक्स है, अरे इतनी पूरी कहानी बता दी, इसके ड्रॉबैक क्या, कुछ तो बताओ, सोच के बताओ. डेटा ही नहीं मिलता, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो डेटा ही नहीं मिल सकता आपको. सही, बराबर है, बिल्कुल सही. और क्या हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है ये सब पता करने के लिए? टेक्नोलॉजी कब रहती है, जब पूरे हर जगह बैंकिंग सेक्टर पहुंचा हुआ है, हर जगह इंटरनेट है, पूरे ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज्ड है. ऐसा है क्या इंडिया में? नहीं. तो फिर टेक्नोलॉजिकल है ही नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी डेटा पता करने के लिए, यानी इनपुट्स ही नहीं है तो आउटपुट निकलना तो दूर की बात है. और क्या बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, तो देखो. चलो पढ़ते हैं, जाने तो आप नहीं बता रहे तो. It ignores income distribution and therefore GDP per capita is completely inadequate measure of welfare. क्योंकि हमारे कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करने के लिए कोई मेजर बता रहे हैं क्या? जीडीपी कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन क्या इस जीडीपी कैलकुलेशन से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आ जाएंगी क्या? नहीं आ जाएंगी. तो ये चीज ये बताता नहीं है. Countries may have significantly different income distribution and consequently different level of overall well-being of same level of per capita income. अपने यहाँ पे per capita income भले ही सेम है, लेकिन वो कागज पे सेम है. per capita income निकालते कैसे है? टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन. तो ये सही है क्या फिगर? हर इंसान की इनकम अलग अलग है, लेकिन कुछ कंट्रीज में per capita इनकम सही में जो आती है उससे मैच करती है. जैसे सिंगापुर है, वहां पे एक ही टैग, वहां पे भी जीएसटी है, लेकिन वहां पे एक ही है 5%. हर चीज पे 5%, खाने की चीजों पे भी 5% है, मर्सिडीज पे भी 5% है. क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की इनकम सेम है. जनरली पर कैपिटा इनकम वहां के लोगों की मैच करती है. और अपने यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं ह्यूज डिफरेंस है. इसीलिए हम लोग वन नेशन वन टैक्स बट नॉट एट द रेट ऑफ, एक ही रेट से नहीं लगा सकते. ठीक है, नॉट एट वन रेट.
अच्छा, दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स इन सिस्टम एंड प्रोसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज मैनेजरियल इनोवेशन विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू ग्रोथ इन द आउटपुट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अपने यहाँ पे कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट है क्या सिस्टम में? नहीं है। कोई टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल इनोवेशन है क्या? नहीं है। तो ये देखिए, दो चीज होती है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो कुछ नहीं भी करोगे तो होगा, हर साल कॉलेजेस में एडमिशन बढ़नी ही है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन कॉलेज की टीचिंग क्वालिटी वो बढ़ रही है क्या? कॉलेज की टीचिंग क्वालिटी बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। तो जिस दिन टीचिंग क्वालिटी बढ़ जाएंगी या अच्छे कॉलेजेस बढ़ जाएंगे, IIM, IITs ये बढ़ेंगे, तो उस दिन सही में पता चलेगा कि हमने टेक्नोलॉजिकल या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। हॉस्पिटल, अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, लेकिन कोई काम किया है क्या? नहीं है। तो हमको उस चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ GDP बढ़ाने से या नेशनल इनकम बढ़ाने से कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता। आगे, प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसा होता है कुछ कई चीजें हम प्रोडक्शन करते जो गवर्नमेंट को बताते ही नहीं है। प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज आइदर बिकॉज दोज आर एंगेज्ड इन इट आर इवेडिंग टैक्सेस और बिकॉज इट इज इलीगल, ड्रग्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। ये सारे ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट को बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। नॉन मार्केट प्रोडक्शन, ये क्या होता है? आपने घर पे खाना बनाया तो ये मार्केट प्रोडक्शन है कि नॉन मार्केट है? बट अगर आप घर पे खाना नहीं बनाते, कहीं बाहर खाने के लिए जाते हैं, तो 1000-2000 रुपए लगते कि नहीं लगते? तो ऐसे नॉन मार्केट प्रोडक्शन हमारे इंडिया में रोज होते हैं, सुबह शाम। इसकी वैल्यू गिनते क्या हम? लेकिन इन चीजों में पैसा लगता कि नहीं लगता घर में भी खाना बनाने में? तो ये चीजें तो हम पकड़ते ही नहीं है। एंड नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू वेलबींग ऑफ फॉर पीपल। नॉन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब पैसे के टर्म्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बहुत सारी ये जो चीजें वो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ ऑफ कंट्री सिटीजन, एजुकेशन लेवल, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब वोट डालने जाना, कितने आप जागरूक हो, वो सारी चीजें। और अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट मे बी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द वेलबींग लेवल्स। कोई भी चीज आप कर रहे हो आज, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल डिसीजंस है। आप रोड पे जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना के दे रही? गवर्नमेंट। अगेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही? गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। रेलवेज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एयरलाइंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एजुकेशन, CA इंस्टीट्यूट, आफ्टर ऑल सेटअप बाय एक्ट ऑन पार्लियामेंट ही है ना, यस और नो, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो भी चीजें आप करते हो, ये आफ्टर ऑल आपकी लाइफ जो है रोज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड है, हा कि ना? सो रहे क्या? नींद आ रही? हाँ, नींद आ रही कि सर बस हम सिर्फ सुनते रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं कुछ? सर ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम मतलब खाली बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे इंडिया में वो PUBG खेलते रहते, व्हाट्सएप देखते रहते, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक ये चलता रहता। ये क्या है? लेजर टाइम ही है ना। इसको आप यूज कर रहे हैं क्या? लेजर टाइम को आपके फालतू चीजों में यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है क्या? अगर उस समय खाली बैठ के कुछ सोचते, कुछ इनोवेशन करते, न्यूटन टाइप, तो अच्छा होता कि नहीं होता? देश का फायदा होता, ठीक है। We know that other things remaining constant, the country's GDP rise if the total hours of work increases. But आप खाली बैठना प्रेफर करते हैं, कुछ काम करना प्रेफर नहीं करते, टीवी देखते, ये सब। वैसे टीवी देखना इज नॉट लेजर टाइम। टीवी देख रहे हैं इसलिए GDP को आप कंट्रीब्यूशन दे रहे, पता है आपको? अगर आप टीवी देखना बंद कर दोगे तो पहला टीवी नहीं बिकेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कम बिकेंगी, तीसरा जो चैनल्स वाले चैनल्स चला रहे हैं, ह्यूज रेवेन्यू दे रहे गवर्नमेंट को, वो बंद हो जाएंगे ना। यस और नो? टीवी देखना इज नॉट लेजर टाइम, ठीक है, इकोनॉमिकली। इसके बाद इकोनॉमिक बैड्स, फॉर एग्जांपल क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन एक्सेट्रा विच मेक अस वर्स ऑफ। ये सारी प्रॉब्लम्स है कि नहीं इकोनॉमी में, ठीक है। द वॉलंटियर वर्क एंड सर्विस रेंडर्ड विदाउट रेन्यूमरेशन undertaken in the economy, even though such work can contribute to social well-being as much as paid work. सही बात है ये। वॉलंटियर वर्क मतलब जैसे बाढ़ आ गई तो कुछ लोग मदद करते हैं, खाना पहुंचाते हैं, ये वो कोई मोटो से कर रहे क्या? नहीं, एक भैया बस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सेक्टर। लेकिन ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट होती है कि हमारे नेशनल इनकम में, इसका भी तो कुछ कीमत है कि नहीं है? लेकिन ये सब चीजें कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है।
Many things that contribute to our economic welfare, such as leisure time, fairness, gender equality, security of community feeling, ये सारी चीजें इकोनॉमिक वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये सब चीजें हम लोग, कोई डेटा है क्या अपने पास ये सब चीजें पकड़ने के लिए? नहीं है। तो ये सब चीजें हम नेशनल इनकम में या डेवलपिंग है कि सॉरी हमारा कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, ये सब चीजें इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये सब चीजें पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि इनके लिए हमारे पास कोई फिगर एस्टिमेट्स नहीं रहते हैं। हम क्या कोई भी नहीं पकड़ सकता। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ एंड प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट्स फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। एक तो हम कोई चीज, जैसे मान लीजिए मेट्रो बन रही है नागपुर में, ये क्या है? हमारे फायदे के लिए हमको बेटर बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर होगा। तो ये जो खर्चा हो रहा है दोस्तों, ये बेटर होने के लिए हो रहा है। हॉस्पिटल बन रहा है तो ये खर्चा काय के लिए हो रहा है? बेटर होने के लिए हो रहा है। बट कुछ ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जिनका हमको आउटपुट नहीं मिलता, बस हम बचने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस का खर्चा, तो 3.5-4 लाख करोड़ रुपए साल के खर्चा हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस में। ये पैसे टोटल वेस्ट है कि नहीं है? हम क्यों कर रहे हैं? ताकि बचाने के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान और चाइना अटैक कर देंगे। यस और नो? इसके अलावा और भी खर्चा रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रॉ, एटीएस, हमारे पास सब है। इनके खर्चे लगते हैं कि नहीं लगते? बेबी मूवी वगैरह देखी थी कि नहीं? सलमान खान वाली एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। ये सब रॉ, एटीएस, इनके खर्चे लगते कि नहीं लगते? तो फिर ये खर्चा हम क्यों कर रहे? इससे हमको कुछ मिल रहा? कुछ डेवलपमेंट हो रहा? नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ हम अपने आप को बचाने के लिए ये खर्चा कर रहे हैं। तो ये खर्चा पुराता है क्या? पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर कोई आदमी क्राइम ही नहीं करे तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी क्या? आर्मी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो ये जो हम खर्चे कर रहे हैं, ये ओनली डिफेंडिंग अवर सेल्फ। तो ये खर्चे जो है ये पूरे वेस्ट हो जाते हैं, इनसे कोई हमको आउटपुट नहीं मिलता, सिर्फ हम बचे रहते हैं। ठीक है। For example, defense expenditure such as police protection, etc. Increase expenditure on police due to increase in crime may increase the GDP, but these expenses only prevent us from becoming worse off. हमारा बुरा होने से बचा रहे हैं, फायदा नहीं कर रहे। तो जीडीपी बढ़ रहा और फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा? Yes or no? However, no reflection is made in national income of negative impacts of high crime rate. High crime rate के बहुत सारे negative impact रहते कि नहीं रहते? अरे क्राइम बढ़ेगा तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट रहेंगे कि पॉजिटिव रहेंगे? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है क्या नेशनल इनकम में? हमारे को नहीं दिखता। अनदर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रिपेयर्स, आउटपुट्स ऑफ मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा। अपने कंट्री के अंदर अगर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं तो हॉस्पिटल में लोग ज्यादा जाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा कराएंगे। तो इससे क्या होगा? जीडीपी तो बढ़ता दिखेगा, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ है कि नहीं है? लोग बीमार पड़ने चाहिए क्या जीडीपी बढ़ाने के लिए? नहीं पड़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। which all legal service, all of which are production included in GDP just as other production. चलिए, और भी बहुत सारी conceptual difficulties है related to measurement. Lack of agreed definition of national income, accurate distinction between final goods and intermediate goods, issue of transfer payment, service of durable goods, difficulty in incorporating distribution of income, valuation of good at constant price, and valuation of government services. ये सारी चीजें जो figures हम use करते हैं GDP calculation में या national income calculation में, ये सारे figures appropriate हमको मिलते नहीं है। इसके calculation में बहुत सारी ambiguity है। नींद आ रही क्या? तो बाहर जाके सो जाओ ना यार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं सही में तबीयत खराब है, सो जाओ, घर जाके सो जाओ, क्लास में मत सो यार, थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन करो क्लास की। नहीं सही में, इफ यू आर फीलिंग सिक यू कैन गो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सही में लग रहा है तो जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लास में मत सो। मेरी भी सोने की इच्छा हो रही फिर। अदर चैलेंजेस रिलेटेड, हाँ कोई डाउट? यहां से सब दिखता है, ऊपर वाला सब दिखता है। चलिए, कोई डाउट है? सब थ्योरेटिकल पार्ट है। अदर चैलेंजेस, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है इन कैलकुलेशन के अंदर। इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा, लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल डेटा, अवेलेबल डेटा। हमारे यहाँ पे जो डेटा है रिलायबल है कि नहीं, ये भी डाउट है। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनिटाइज सेक्टर। नॉन मोनिटाइज सेक्टर मतलब
जहां पैसे का मैटर, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, ये मोनिटाइज सेक्टर है कि नॉन मोनिटाइज है? मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप नॉन मोनिटाइज सेक्टर है, इसमें पैसा महत्व रखता है। अब आजकल रखने लग गया, वो चीज अलग है, लेकिन रियल में नहीं रहता। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी पता करना मुश्किल है। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, हम इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करते। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि हमारे डेप्रिसिएशन की मेथड एक ही अलग अलग है, अलग अलग है। इनकम टैक्स जो बोलता है वो हम इनकम टैक्स के हिसाब से करते हैं, बाकी तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो करते हैं। हम ही सोचते हैं कि कितने साल रहे इसकी लाइफ रहेंगी, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, एसएलएम मेथड है ना। चलिए अब आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, वो नेशनल इनकम में आते कि नहीं आते जरा बताना। ट्रांसफर पेमेंट्स, सेकेंड हैंड गुड्स, विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह, क्यों? मेहनत करके नहीं मिली, इट इज अ कैजुअल इनकम। सुना होगा ना लॉटरी को, कैजुअल, जस्ट अ चांस ऑफ लक, कुछ प्रोडक्शन नहीं किया उसमें आपने, बराबर है ना, ऐसे ही लक से लग गया। हाँ लग गया तो लग गया, ठीक है। और को 2-4 चीजें और मैं लिख के लाया, आपसे पूछता हूं। सैलरी ऑफ पुलिसमैन, इनकम मेथड में लेना पड़ेगा, भले ही ये खर्चा कुछ प्रोडक्शन नहीं दे रहा, बट हमारा बुरा होने से तो बचा रहा है, यस और नो, लेकिन ये खर्चा तो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। चलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन नेशनल इनकम में आता है? कहां आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन? हम माइनस करते ना मार्केट प्राइस से, फैक्टर कॉस्ट पे जाते ना। अरे डायरेक्ट नहीं बोला मैंने, इनडायरेक्ट। थेफ्ट, चोरी, चोरी का डेटा पता चलता है क्या? नहीं चलता। स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आते हैं क्या? और सोच लो 2 बार। मैं बोलता हूं ब्लैक मार्केटिंग आता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या? गुड्स की शॉर्टेज क्रिएट करना और फिर उसको महंगे में बेचना। ब्लैक मार्केटिंग इज इलीगल, बट गुड्स भी रखे, गुड्स महंगे में भी बेचे, तो बेचे तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा कि नहीं आएगा? तो और स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शन बोल सकते स्मगलिंग को, इलीगल ट्रांजैक्शन, तो स्मगलिंग आएगा। इलीगल ट्रांजैक्शन कहां दिखता है? पता ही नहीं चलता, तो कहां से आएगा? हाँ स्मगलिंग अगर पकड़ा गया तो फिर आ जाएगा, ठीक है। जनरली पकड़ा जाता है ना, कभी कभी स्मगलिंग पकड़ जाता है, कभी नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। हाँ तो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा ना। लेकिन एक चीज मुझे कॉमन सेंस से बताओ, स्मगलिंग की कमाई से जो आप खर्चा करोगे वो आपका रिपोर्टेड खर्चा रहेगा कि अनरिपोर्टेड खर्चा रहेगा? कैसे रिपोर्टेड रहेगा? सुनो तो सही, पहले खर्चा आप रिपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? आपने स्मगलिंग किया 1 करोड़ रुपए की और वो आपको 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई, आप रिपोर्ट करोगे क्या उस खर्चे को? सुनो, पूरी सुन लो, पहले आप करोगे क्या? क्योंकि आप तो इनकम ही नहीं दिखा रहे सोर्स। आर यू शोइंग द सोर्स ऑफ इनकम? नो। सो हाउ कैन यू शो द सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस? कभी भी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपने जो चीज खरीदे, अरे सुनो तो सही, आपने जो चीज खरीदे है, मालूम है मेरे को आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो आपने समझ लीजिए कार खरीदा होगा आपने, या फिर कोई जैसे मोबाइल लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका वो होगा ना। तो यही तो मैं हमेशा कहता रहता कि ब्लैक मनी नाम की चीज इंडिया में है ही नहीं। ये जो आपका है, इससे आपने कोई तो भी लीगल चीजें खरीदी तो उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया, जिसके इनकम में आई वो, उसने इनकम भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का बिल बनेगा तो इनकम भी होगा, तो डायरेक्ट टैक्स तो मिल गया ना। लेकिन स्मगलिंग इज नॉट रिपोर्टेड, बट स्मगलिंग का पैसा आने के बाद जो उससे खर्चा होगा वो रिपोर्ट होगा। अब मुझे बताओ ये खर्चा इस साल होगा कि अगले साल होगा, कैसे पता चलेगा? इनकम आई इस साल, खर्चा किया अगले साल, तो इस साल का निकालेंगे अगले साल का, तो इसीलिए ये पता नहीं चलता। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में ये चीजें अपने आप आ जाती है। लेकिन जिस दिन ये चीजें आ गई, अब वो स्मगलिंग का पैसा लीगल हो गया ना, क्योंकि उस पर जीएसटी भी पेड हो गया, उस पर डायरेक्ट टैक्सेशन भी पे किया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता है इंडिया में अगर पैसा है तो टैक्स कैन बी डिलेड बट टैक्स कैन नॉट बी डिनाइड। कहीं ना कहीं जाके तो वो पकड़ में आएगा ही और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। और ब्लैक मनी का मतलब होता है अनटैक्सड इनकम, एक ही मतलब है ब्लैक मनी का। लेकिन टैक्स मिल गया तो फिर वो कैसे अनटैक्सड रही?
सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक, इंडिया के अंदर ब्लैक मनी नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर जितनी है वो रियल टर्म्स में ब्लैक मनी है, जो इंडिया के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही। और ये जो ब्लैक मनी है लोग अपने घर पे नहीं रखते हैं, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसा इकोनॉमी के काम में आता है, साइकिल चलती है, इसीलिए इसको पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद जो जीडीपी हिला था अपना, वो इसी पैरेलल इकोनॉमी पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया था, जो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, एज व्हाट आई थिंक, ठीक है। चलो जाने दो, अपने को क्या करना, आगे चले। हो गया चैप्टर कंप्लीट? हाँ चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर ही सॉरी एक यूनिट कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकेंड यूनिट है केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये साहब ने एक और थ्योरी आके दे दी, इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ तीन सेक्टर की बात करता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नाम की चीज है, बस। लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले मुझे थोड़ा आपका बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपके बेसिक्स क्लियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और साइंस वालों के तो पक्का नहीं है, तो हम लोग उसको बेसिक कुछ आपको बताऊंगा, वो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इन चीजों पे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, हाँ कोई डाउट? उससे पहले हम ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस यूनिट का। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं है, केन्जियन थ्योरी नाम की थ्योरी है जो 3 मॉडल की बात करती है। एक है 2 सेक्टर, एक है 3 सेक्टर, एक है 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में कौन कौन आता है? सिर्फ हाउस होल्ड आते हैं और बिजनेस आते हैं, और कोई नहीं आता। तीसरे सेक्टर में हाउस होल्ड आते, बिजनेस आते और गवर्नमेंट को और डाल देते। गवर्नमेंट के आने से क्या होता है? टैक्सेशन नाम की चीज भी आ जाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं, बराबर है। और फिर एक और सेक्टर ऐड होता है, 4th सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब इकोनॉमी को ओपन अप करना, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को अलाउ करना। आई बात समझ में? यानी 2 सेक्टर में कौन रहेगा? हाउस होल्ड और बिजनेस। 3 सेक्टर में और 4 सेक्टर में फॉरेन सेक्टर। समझ आई बात? हाँ कि ना? अभी हम सिर्फ एक सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पकड़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल के अंदर। ये डायग्राम देखो, क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम को देख के? हाउस होल्ड लिखे है इधर एक जगह और एक जगह फर्म्स लिखी है, या हाउस होल्ड है या फर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है? हाउस होल्ड ने कुछ तो भी फर्म्स ने कुछ तो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करवाए, फर्म्स ने कुछ तो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करे और उसके बदले में इनको पेमेंट दिया। दिख रहा? फैक्टर पेमेंट्स दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये रहा, ये जो विदाउट डॉटेड लाइन है ना, ये है फैक्टर पेमेंट। और बदले में हाउस होल्ड ने उनको सर्विसेज दी, ये इनके लिए हो गए फैक्टर इनपुट्स, गुड्स बना के दिए होंगे, ठीक है। वेजेस दिया हाउस होल्ड को, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, ये फर्म ने पेमेंट किया और बदले में फर्म को क्या मिला? फैक्टर इनपुट, गुड्स तैयार होके मिला। अब फर्म ये गुड्स का क्या करेंगी? बेचेंगी। किसको बेचेंगी? 2 ही सेक्टर है, तीसरा सेक्टर तो ये नहीं हाउस होल्ड को बेचेंगी, यही हाउस होल्ड फर्म के द्वारा बनाई हुई चीजें खरीदेंगे और बदले में ये हाउस होल्ड इस कंजम्पशन ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, तो ये उसका पैसा पेमेंट फर्म्स को वापस करेंगे। आया क्या कंसेप्ट समझ में? 2 सेक्टर मॉडल सिंपल है। क्या हो रहा है? फर्म कुछ तो भी पेमेंट कर रही है, बदले में उनको गुड्स बन के मिल रहे हैं और वो फर्म वो गुड्स को इन्हीं हाउस होल्ड को बेच रही है और वो हाउस होल्ड अपना खर्चा करके फर्म को पैसे दे रहे हैं। फर्म से ही गुड्स खरीदेंगे तो फर्म को पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये समझा क्या? हाँ नहीं बोलो जल्दी, अरे बोलो ना सब लोग, तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? कोई तकलीफ है? डर लग रहा? डर लगता है आपको? वैसे मेरे से कोई डरता नहीं है, ठीक है। 2 sector of the household and business and household and 2 sectors are business, household and business firm with only consumption and investment outlay. Household owns all the factors of production. कौन से हमारे factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. Sell their factors to earn factor incomes. Spend this income to consume all final goods and services produced by business firms. ठीक है। और बिजनेस फर्म क्या करते हैं? हायर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड एंड दे डू नॉट सेव। सेव नहीं हो रहा मतलब जितना कंजम्पशन हो रहा है
उतना ही जितना इनकम हो रहा है बराबर उतना के उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ना बिजनेस वाले के पास स्टॉक बच रहा, ना हाउस होल्ड के पास पैसे बच रहे। आई बात समझ में? 100 यूनिट बनाए, 100 यूनिट के पैसे दिए, मान लीजिए 1000 रुपए, उन्होंने भी बराबर 1000 खर्चा कर दिए और 100 यूनिट खरीद ली। ना स्टॉक बच रहा, ना इनकम बच रही। यानी यहां पे y इज इक्वल टू सी। व्हाट इज y? y इज इनकम और इनकम इज इक्वल टू सी इज व्हाट? कंजम्पशन। यानी ये जो सेविंग नाम का प्लस है ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। चलिए ठीक है। All prices, supply of capital, technology remains constant. Government sector does not exist. Therefore, no tax, government expense, and transfer payment. Government नहीं है तो ये सारी चीजें होंगी नहीं. In this model, its economy is closed, and hence foreign sector doesn't exist. That means no export, no import. Practically ऐसी economy होती है क्या? नहीं. इसीलिए इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. It only exists in theoretical books. Practically, this economy does not exist. यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट्स है वही हाउस होल्ड की इनकम है, वही उनका एक्सपेंडिचर है, वही फर्म्स के रिसिप्ट है और उतने से ही फिर से वो वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाएंगे। यानी ना स्टॉक बचेगा ना सेविंग्स होंगी। ठीक है, ये 2 सेक्टर का हल्का सा पार्ट समझ में आया। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट यहाँ छाप के दिए हुए हैं लेकिन हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे। हम एकदम सिंपल डेटा, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, हम सिंपल डेटा लेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से और मुंडी हिलानी है। मैं कुछ डेटा तैयार करके लाया हूं और वो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब मेरे लिखने के बाद आपको लिखना। ठीक है, सिंपल है, मतलब 2 मिनट लगेंगे लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले सिर्फ सुन लो, लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। इच्छा है तो लिखना, अगर समझ गया तो नहीं भी लिखो चलेगा। एग्जाम के उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप घर पे खुद से पढ़ोगे और अगर कोई कंसेप्ट में डाउट आता है तो ये अगर खोल के देख लोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाए। मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। बस ये 4 चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कॉमर्स वाले लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा मालूम होगा लेकिन साइंस वालों को कुछ भी नहीं मालूम होगा। साइंस वाले हैं कितने? कुछ भी नहीं मालूम ये चीज? नहीं ना? तो ये चैप्टर समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनो, ज्यादातर आप साइंस वाले हो। ठीक है, तो मैं पहले डेटा लेके आया वो आपको बताता हूं। चलिए, एग्रीगेट डिमांड, पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है, प्लीज ध्यान दो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एडी, एग्रीगेट डिमांड। चलिए, डिमांड किस चीज की करेंगे? गुड्स सर्विसेज। कौन कौन करेगा? गुड्स कंज्यूम भी करेंगे, गवर्नमेंट भी कंज्यूम करेगा। अगर चारों सेक्टर है तो, अगर मान लीजिए चारों सेक्टर है, मतलब हाउस होल्ड भी है, बिजनेस भी है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन वाले भी है, तो चारों सेक्टर है तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन और गवर्नमेंट की इनकम भी आ जाएंगी, गवर्नमेंट के खर्चे भी आ जाएंगे। हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। इनकम का करते क्या है? देखिए, कोई भी इनकम हाउस होल्ड को होंगी तो इनकम का आइदर C+S, मतलब या तो इनकम कंज्यूम होगी या सेव की जाएंगी। और सेविंग करने के बाद उसका क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर मैं सेविंग जितनी होती पूरा के पूरा इन्वेस्ट कर देता हूं तो आई कैन से सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये भी बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू C+I। बोल सकता कि नहीं बोल सकता? यस, इफ सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट देन आई कैन से मैथमेटिकली y इज इक्वल्स टू C+I। बराबर है। अब एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किस चीज की रहेंगी? इसकी डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all sectors of the economy are planning to buy at a given level of income in a year। मतलब सारे सेक्टर, कितने सेक्टर है? 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कर रहे हैं इन अ गिवन ईयर, इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल डिमांड। कौन कौन डिमांड करता है? तीनों सेक्टर, तीनों सेक्टर डिमांड करेंगे किसके? गुड्स और सर्विसेज की। बराबर है। चलिए, अब 2 सेक्टर में क्या होगा? देखिए, आप सॉरी पहले 4 सेक्टर में क्या होगा? C+I + G + X - M, ये एक्सपेंडिचर था आपका।
जितना डिमांड कर रहे हैं जितने रुपए का उतना पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 100 रुपए का डिमांड कर रहे तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 100 रुपया। 1000 का कर रहे तो एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपए। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, याद है क्या? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इमेजिन करो इसमें सिर्फ 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर, 3 सॉरी टोटल हमारे पास 3 सेक्टर, सॉरी 4 सेक्टर है। 4 सेक्टर में से 2 हटा दो। कौन से? गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो क्या क्या हट जाएगा इसमें से? गवर्नमेंट नहीं है मतलब जी हट गया, एक्स माइनस एम मतलब फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो अगर मैं 2 सेक्टर की बात करूं तो कौन सा बचेगा? C प्लस आई, और I इज इक्वल टू एस। हाँ ये भी बता देता, I इक्वल टू एस, यानी C प्लस एस लिखो या I लिखो। I इसलिए लिखा है, कारण भी उसका सुन लो, मैं यहां पे Y इज इक्वल टू C प्लस एस लिखता हुआ अच्छा लगता हूं, क्योंकि Y मतलब इनकम है और C प्लस एस यानी C यानी कंजम्पशन है, एस यानी सेविंग है। लेकिन जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूं तो मैं कंज्यूमर क्या क्या डिमांड करता है, तो कंज्यूमर भैया 2 चीजें, 2 तरह के गुड्स डिमांड करता है, आइदर कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कंजम्पशन करता है, पैसा देता है, और कंजम्पशन गुड्स कंज्यूम करता है। लेकिन सेविंग करता है तो उससे क्या परचेज करता है? वो इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज करता है। इसलिए जब मैं डिमांड की बात करता हूं तो मैं कंजम्पशन टाइप के गुड्स की बात करूंगा और इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स की बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या हो गया? आपके शेयर्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो गए, ये आपके इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गए। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गए। और कंजम्पशन गुड्स मतलब जो खाने पीने की चीज है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। आई बात समझ में? हा कि ना? ये है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग यहां पे ये अज्यूम करते हैं शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन में, कि ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा। कभी भी किसी चीज के ऊपर ऐसा बार लगाया ना, मतलब समझ लेना वो कांस्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। शॉर्ट रन में ये अज्यूम, मैंने बोला अज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन तो ठीक है बदलते रहेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? ये सब खर्चा पानी डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा इनकम पे। इनकम होंगी तो ये सब होगा ना, इनकम ही नहीं होंगी तो कहां से होगा? बराबर है, हाँ कि ना? तो चलिए एक टेबल बनाते हैं सिंपल, जिसमें हम लिखेंगे इनकम, हम लिखेंगे कंजम्पशन, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, और हम लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस आई। और शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखना है। क्यों? ये भी बताता हूं। शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। सिंपल, इनकम 0 भी हो सकती है। इनकम 0 हो सकती क्या? हाँ क्यों नहीं? भी कुछ नहीं कमाया, हो सकती है, आज कुछ नहीं कमाया। इनकम 100 भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। इनकम 200 भी हो सकती, इनकम 300 भी हो सकती, इनकम 400 भी हो सकती। मैं ये जितनी भी 3-4 चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें मैं डेटा कांस्टेंट रख रहा हूं। डेटा कांस्टेंट रखने का कारण ये है कि अगर एक जैसा डेटा चारों चीज में रहेगा तो आपको चारों चीजों में फर्क समझ में आएगा कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं डेटा कांस्टेंट रख रहा हूं। चलिए लिखने के लिए टाइम दूंगा बेटा, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ ध्यान दो। टाइम, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है। अब कंजम्पशन, क्या 0 इनकम पे कंजम्पशन होता क्या? साइंस वालों, 24 वाले चुप रहो। 0 इनकम में कंजम्पशन कर सकते क्या? आज कुछ भी कमा के नहीं लाया मैंने, कुछ तो कंजम्पशन कर सकते कि नहीं कर सकते? बिना खाए पिए, बिना कपड़े पहने रह सकते क्या? नहीं रह सकते। तो ये पैसा आएगा कहां से? पुरानी, आज नहीं कमाया लेकिन पहले का तो कमा के कुछ तो रखा होगा ना, तो पुरानी सेविंग्स में से ये पैसा आएगा। और 0 इनकम पे कंजम्पशन अगर होता है तो इस कंजम्पशन का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मींस द कंजम्पशन एट 0 इनकम। तो मान लीजिए कंजम्पशन में 40 रख देता हूं, इसको A से डिनोट किया जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बराबर है? इतना क्लियर है क्या? हाँ कि ना? अब अभी मैंने आपको बोला ये शॉर्ट रन में मुझे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना है। शॉर्ट रन में, मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, ये 4-5 लेवल ऑफ इनकम की इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखता हूं तो वो तो हर इनकम लेवल पे कांस्टेंट रहना चाहिए।
अगर इन्वेस्टमेंट मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं तो हर इनकम लेवल पे कांस्टेंट रखना चाहिए। कांस्टेंट क्यों रख रहा है ये बताओ। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट रहते हैं जो इनकम हो या ना हो हमको करना पड़ता है, जैसे रेंट। रेंट 1 महीने के लिए दिया जाता है। अब अगर आपकी इनकम आज नहीं भी हुई तो भी आपको रेंट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये रेंट आप क्यों कर रहे हो, क्यों ये पैसा दे रहे हो उसको? घर में रहने के लिए। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको घर से निकाल देगा। तो आपकी इनकम चाहे 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400, शॉर्ट रन में ये जो रेंट है ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट योर कंजम्पशन। आखिर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बट ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये आप छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके सर्वाइवल के लिए। जब कभी भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे पकड़ते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपको पड़ा। अब आप मुझे बताओ, ये जो आप कंजम्पशन, ये प्रॉफिट कमाने के लिए भर दे रहे, कि आप रेंट जो दे रहे हो ये प्रॉफिट कमाने के लिए दे रहे? नहीं, ये क्यों दे रहे? सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है? और ये कांस्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा इनकम बढ़ गई तो आप दूसरे घर में शिफ्ट हो, बड़ा घर लो तो रेंट बढ़ेगा, लेकिन ये छोटी मोटी चीजों पे रेस्ट कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? या और भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं रेंट के अलावा, और भी कपड़े पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे तो ये खर्चा है, लेकिन एक कपड़ा कितने दिन चलता है? काफी दिन चलता है ना, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी महीने भर में देना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है? लेकिन जनरली इलेक्ट्रिसिटी बिल कांस्टेंट आता है। 100, 200, 300 इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनरली एक सरीका आता है ना। हर घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरली एक जैसा आता है, एक जैसा, हर महीने अलग अलग आता है, लेकिन सेम टाइप, कांस्टेंट, मोर और लेस कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये खर्चे आप क्यों कर रहे हो? आपने घर पे ट्यूबलाइट लाके लगा दी। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आप सब्सिस्टेंस के लिए कर रहे हो, किसी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई भी इनकम लेवल हो, ये इन्वेस्टमेंट आपके कांस्टेंट रहेंगे इन शॉर्ट रन। एंड ये अज्यूम कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम अज्यूम कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कांस्टेंट रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, मेरी बात मान लो, ठीक है? तो कितना पकड़ लूं? हर इनकम पे सेम रहेगा, इस पे भी इतना ही 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 रहेगा, बराबर है? तो फर्स्ट केस में आपकी एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 40 + 40, क्यों? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या? आपने क्या क्या खर्चा किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो भैया 40 रुपए भी तो दे रहा हूं ना, नहीं समझा? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, सेविंग को हटा के इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने। क्यों लिखा ये आपको बताया मैंने, क्योंकि मैं कुछ खरीद रहा हूं, तो सेविंग से ही मैं अपने इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीद रहा हूं। तो ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझा? एग्रीगेट डिमांड का फुल फॉर्मूला क्या है? ये कैसे आया, समझ में आया? और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ये भी आपको समझ में आया? शॉर्ट रन में आपको मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट रखो। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल C + I, तो मैंने क्या किया, यहां C लिखा और I लिखा। तो एग्रीगेट डिमांड यानी इन दोनों की टोटल ही रहेगा ना, सिंपल मैथमेटिक्स। ये आएगा 80। अरे हाँ नहीं तो बोलो, ऐसे ब्लैंक फेसेस मत बनाओ। साइंस वालों समझ आया कि स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं? रेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर देखिए, रेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैं इसीलिए डाल रहा हूं उसको क्योंकि मैं मेरे सब्सिस्टेंस के लिए वो रेंट पे कर रहा। अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट रेंट के लिए महीने भर के लिए वहां नहीं करूंगा तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा। और एक बार रेंट दिया, ये जो इनकम है ना ये रोज की, ये डे वाइज है। आज 100 रुपए कमाए, मजदूरी करी, आज 200 कमाए, 300 कमाए, ये डे वाइज है। रेंट रोज देना पड़ रहा क्या? नहीं, रेंट मैंने दिया वो कितने दिन के लिए दिया? 1 महीने के लिए, ठीक है? तो ये मैंने आज जो इन्वेस्ट किया है, मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितने दिन मिलने वाला है? पूरे 300 दिन मिलेगा, ठीक है? बराबर है? या ऐसा मैं बोल सकता हूं, रोज 40-40 रुपए का रेंट दिया। ऐसा भी अगर पूरा 1200 रुपए रेंट है महीने का, तो रोज का पकड़े तो कितना होगा? 40 रुपए। तो हम रोज का नहीं पकड़ते, टोटल इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते हैं, हमारा कितना होगा। अब ये इनकम लेवल पकड़ो। अगर आपकी इनकम 0 हुई, अगर आपकी इनकम 0 हुई तो आप कंजम्पशन 40 का कर रहे हो, ये तो समझ में आ गया ना? ऑटो में कुछ तो खाएंगे पिएंगे, और आज का रेंट आपने 40 रुपए दिया, ये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दिन भर अगर उस घर में रहना है तो ये रेंट आपको देना पड़ेगा।
बराबर है। जस्ट इमेजिन कर लो 1200 रुपए आपका रेंट है, डिवाइड बाय 30 डेज कितना आता है? 40 रुपए पर डे। पैसा कमाओ या मत कमाओ, रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। कहां से दोगे? पुरानी सेविंग पड़ी होंगी, कुछ गुल्लक में पैसे डाल के रखे होंगे ना, उसमें से निकाल लो। चलो, अब इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता है। इनकम अगर जेब में ज्यादा आती है तो कंजम्पशन बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? बढ़ाते हैं। मान लो इसको मैं 80 से बढ़ा के 120 कर देता हूं। अभी क्या? अभी क्या? और इसको मैं 200 कर देता हूं। अभी इसको मैं 280 कर देता हूं। अभी इसको मैं 360 कर देता हूं। यहां रुक जाता हूं। ऐसी सिचुएशन आई वेयर इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, दैट मीन्स इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में याद है क्या? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। साइंस वालों ने भी कभी इक्विलिब्रियम की बात सुनी होगी। इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट है जब लेफ्ट साइड भी इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है। बराबर है। दैट मीन्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या मैं ये भी, अभी तो एग्रीगेट सप्लाई पे आया नहीं, मैं ये बोल सकता हूं प्रोडक्शन प्लान ऑफ द फर्म मैचेस विथ एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ द हाउस होल्ड। दो ही सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोडक्शन प्लान ऑफ द फर्म कि हम 100 यूनिट बनाना चाहते हैं, मैचेस विथ एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ हाउस होल्ड, मतलब हम भी 200 यूनिट खरीदना चाहते हैं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा 100 बना रहे 100 बिक रहे, 200 बना रहे 200 बिक रहे, ना शॉर्टेज आ रही है ना डिमांड आ रही है, बराबर 100 की डिमांड थी हमने 100 बनाया, तो इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता क्या? नहीं। अभी मैं जो बता रहा हूं प्रैक्टिकली मत सोचो, ये थियोरेटिकली बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये चीज का ग्राफ बना सकते, कोई भी डेटा को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी प्लॉट ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे? ये ग्राफिकल वैसे आपके सिलेबस वगैरह में नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए अच्छी चीज है। यहां पे क्या लिखता हूं? मान लीजिए यहां इनकम लिख लेता हूं, और यहां पे क्या लिख लेते हैं? दो चीजें लिखेंगे। कौन सी? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दैट इज आई कैन से एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये इनकम 0, इनकम 100, इनकम 200, इनकम 300 और इनकम 400, ये हमने देखा था अभी। 0 इनकम पे कुछ कंजम्पशन है क्या? कितना? 40 का। 0 इनकम में कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या? कितना? अगेन उतना ही, 40 का। इतने, यहां एक और बार मार देता हूं, ठीक है, हा कि ना? ठीक है। ये है कंजम्पशन। इस कंजम्पशन को ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन अगर मुझे यहां पे एग्रीगेट डिमांड प्लॉट करना है इस वाई एक्सिस पे, तो मैं 0 इनकम पे 40 प्लस 40, यानी ये मेरा आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ये इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, हा कि ना? 0 इनकम पे मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना है देख लो। 0 इनकम पे मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना है? 80। तो मैं कितना प्लॉट करूंगा? 40 प्लस 40, दिस इज 80। अब क्या होगा? 100 पे क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड 160, फिर 240, फिर 320, फिर 400, एग्जैक्ट 80 से बढ़ रहा है ये, क्योंकि मैंने फिगर ही ऐसे की है। तो एक लाइन बनेगी यहां पे इस टाइप की, और इस लाइन को क्या नाम दूं मैं? एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन, क्योंकि 0 पे एग्रीगेट डिमांड थी 80, यहां हो गई 120, यहां हो गई 160, कितना? सॉरी, यहां हो गई 160, 240, ये 160 का फिर आसपास होगा, ये 240 होगा, ये 320 होगा, और ये 400 होगा। आई बात समझ में? ऐसा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर मुझे कंजम्पशन वाली लाइन प्लॉट करनी है तो मैं कहां से करूंगा? कंजम्पशन देख लो, 40, 120, 200, 280, 360, 40 यानी यहां पे, फिर कहां हो गया 120, मतलब यहां कहीं होगा। ये इस टाइप से आगे बढ़ेगा। कंजम्पशन वाली लाइन, और इन्वेस्टमेंट वाली लाइन कितनी रहेंगी?
ये तो ऐसी रहेंगी भैया, कांस्टेंट। पैरेलल टू विच एक्सेस? एक्स एक्सेस। इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ये कितना? 40 का। और एग्रीगेट डिमांड और इसके बीच में भी डिफरेंस किस चीज का रहेगा? इन्वेस्टमेंट कितना है, इसीलिए ये 40 का डिफरेंस यहां मेंटेन करा। मतलब एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन विल बी पैरेलल टू कंजम्पशन लाइन। हा कि ना? ये आपका एक एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, सिंपल। इसके अभी सिर्फ इतना समझ लिया, ये बहुत है। हम चारों ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्लब करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों ग्राफ हम क्लब करने वाले हैं। ये शायद कल के लेक्चर में होगा, आज नहीं होगा। इतना पार्ट समझ में आया क्या? पहले ग्राफ को जाने दो, ये पार्ट समझ में आया क्या? ये और ये। यहां कोई डाउट है तो पूछ लो। ये अजम्पशन क्यों लिया ये भी आपको बताऊंगा, मतलब आगे आने वाला है, ऐसा टेंशन मत, तो सब लिख के भी दिया हुआ है। इसमें डाउट है क्या तो ये पूछो। कॉमर्स वालों को आने के चांसेस बहुत कम है, साइंस वालों को आ सकता है, तो बिल्कुल पूछो, टेंशन मत लो, आपके लिए नया है। अब इसको नोट कर लो, इस फिगर को नोट, इसको भी नोट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, और उसको भी नोट कर सकते हो। जरूरी है, साइंस वालों ने तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत काम आएगा। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि केन्जियन थ्योरी पे आज तक कोई भी चारों अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, सॉरी तीनों अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, क्योंकि आपसे 2 या 3 मार्क के सवाल पूछे जा रहे हैं, और 2 या 3 मार्क के लिए पूरी केन्जियन थ्योरी नहीं पूछा जा सकता। उसके लिए कम से कम 8-10 मार्क का क्वेश्चन देना पड़ेगा। बट लेकिन वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार आप इसको नोट करो। स्लाइड चेंज करना रहे तो बता देना। करूं चेंज? पहले लिख लो। नोट किया? स्लाइड बदलू? किसी का बाकी है ना? लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। अगर समझ में आ गया और पहले से कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई जरूरत नहीं है। कौन बाकी है? ये डेटा कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, ताकि चारों चीजें जब एक साथ पढ़ाऊं तो कंपैरिजन करा सकूं कि देखो बराबर कांस्टेंट है, फर्क क्या है समझ में आएगा। इसलिए मैं घर से ही लिख के लाया डेटा, अच्छे से घर पे बैठ के पहले ही मेहनत कर लिया। क्लास के अंदर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्पेसिफिकली साइंस वालों से पूछ रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो तो कॉमर्स वालों को भी नहीं आता बराबर, मतलब बराबर नहीं आता। वो तो बहुत सारी नई चीजें उसमें सीखने मिलेंगी, साइंस वालों के लिए भी नया, कॉमर्स वालों के लिए भी नया। लेकिन ये जो है ये कॉमर्स वालों ने कभी तो भी पढ़ा है, लेकिन याद किसी को नहीं होगा, पूरा तो याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा याद हो सकता है। चलो आगे, लिख लिया? फटाफट लिखो। एक ही चीज होंगी आज, एग्रीगेट सप्लाई। आएगा ना अभी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का क्या नेगेटिव आएगा ना? अभी आएगा ना, इसके बाद वही चाहने वाला है।
वो नेगेटिव सेविंग से जाता है, जब सेग्रीगेट सप्लाई लिखते हैं सेविंग्स की बात करते हैं तब नेगेटिव में जाता है। मतलब ये जो आपका ग्राफ रहता है ना, ये जैसे ये देखो, ये तो मालूम होगा आप 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये मालूम है क्या? ये क्या रहता है? प्लस प्लस, ये माइनस प्लस। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, ये और ये प्लस माइनस। जब भी इसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये अभी आने वाला है, शांति तो रखो, ठीक है। चलिए ये हो गया लिख के, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है? अभी एग्रीगेट डिमांड पड़ा, डिमांड के बाद बात करते सप्लाई की। इक्विलिब्रियम में जब इकोनॉमी है तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है। लेकिन ये फॉर्मूले का हम यूज बाद में करेंगे, अभी इसकी बात हम नहीं करते, मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स दैट, सप्लाई कौन करता है? देखो प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई मींस मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 1 महीना वॉटएवर, कितना वो सप्लाई करना चाहते हैं। तो मुझे बात बताओ, अगर इकोनॉमी में बराबर इक्विलिब्रियम में जितनी इनकम है उतना ही उनको सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 100 रुपए का सप्लाई करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरा 100 का 100 बिक जाए, तो लोगों की 100 रुपए इनकम भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि सप्लाई करेंगे तो पैसे देना लेंगे कि नहीं लेंगे। दैट मीन्स आई कैन से एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज अवर इनकम। और वाई क्या होता है? एस। हाँ ठीक है, सी प्लस एस, और एस को बाद में आप आई में डालते हो, लेकिन आई यानी इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज करते हैं, इसलिए उसको डिमांड में आई लिखा। यहां पे सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सेविंग्स, मैं सेविंग की बात करता हूं। सेविंग में ये लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर वाई इक्वल टू सी प्लस एस। दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू माई इनकम एंड इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी प्लस आई भी बोल सकते, बात एक ही है अगर आप सेविंग का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन ये एस और आई तभी इंटरचेंज कर सकते व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये हमेशा ध्यान रखने का, ठीक है। यहां मैं खरीद नहीं रहा, डिमांड नहीं कर रहा, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट गुड्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए अब इसका भी टेबल बनाते हैं। इनकम, कंजम्पशन सी, और यहां मैं बात करूंगा सेविंग्स की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात उधर गया है, सेविंग्स की बात करता हूं, और एग्रीगेट सप्लाई दैट इज सी प्लस एस, ठीक है। इनकम कितनी कितनी पकड़ी थी अपन ने? 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन कितना? 40, 120, 200, 280, 360। फर्स्ट केस में सेविंग कितनी होंगी? फर्स्ट केस में सेविंग कितनी होगी? नहीं होगी कि 40 होंगी कि -40? सर सेविंग तो हुई नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन जो पुरानी सेविंग पड़ी थी वो और कम हो गई, हाँ कि ना। इनकम कुछ कमा के लेके आए क्या? नहीं, पैसे लेकिन संभाल के कुछ तो हम रखते कि नहीं रखते। मतलब सर कमाया कुछ नहीं, सेविंग करना तो दूर की बात है, उल्टा रोज का जो कंजम्पशन करना था उसमें मेरे और पैसे चले गए। यानी जो मैंने पुरानी पूंजी सेव करके रखी होंगी वो कम हुई कि नहीं हुई? अगर वो 100 होंगी तो 40 से कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो इस फिनोमिना को कहते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? सेविंग करना मतलब सेविंग, और सेविंग कम करना मतलब डिस सेविंग। समझ आई क्या ये बात? हाँ कि ना? तो मैं बोलूंगा ये जो 40 रुपए आए मेरी पुरानी सेविंग से आए हैं, ये गए 40, सेविंग कम हो गई। ब्रैकेट में लिखना मतलब नेगेटिव होता है, ये मालूम है ना? अरे हाँ कि ना? समझ आया क्या? एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? 40 प्लस 40 कितना? 80 लिखूं? 0। ये समझ में आया क्या? ये बताओ पक्का? अभी सेविंग कितनी लिखूं? 100 रुपए कमाया और खर्चा कितना किया? 120। तो 20 एक्स्ट्रा कहां से आए? अगेन पुरानी सेविंग से, कम हो गई 20 से फिर से। अब ये कितना हो गया? 100।
थर्ड केस में यहां पे सेविंग हुई नहीं तो गई भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, एग्रीगेट सप्लाई 200। यहां पे सेविंग होना स्टार्ट हुआ, हाँ 300 लेके आए, 280 खर्चा किए, अब हमारे पास 20 रुपए सेविंग होना स्टार्ट हो गई, 300। अब यहां पे 40 रुपए सेविंग हुई, कितना हो गया 400। एक चीज दिख रही होंगी आपको, इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई दैट इज C+S। तो यही तो मैं बोल रहा था, जिस इकोनॉमी के अंदर जितना लोग बना रहे हैं, प्रोड्यूसर जितना विलिंग टू सप्लाई करना चाह रहे हैं और लोग भी बराबर उतना ही खरीदना चाह रहे हैं, तो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई और लोगों की इनकम सेम रहेगी। यस और नो? ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ बोल रहा है, ये समझ में आया इतना पार्ट? अब इसको प्लॉट करते ग्राफिकली, देखते क्या होता होगा, क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। यहां क्या लिखते हैं हम? अरे नहीं, ये ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहां पे आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाती है, मालूम है ना? ये पार्ट में वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसको हम 0 बोलते हैं, और इसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो ये पॉजिटिव है, बराबर है। यानी वाई एक्सिस एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, और एक्स एक्सिस यहां पे पॉजिटिव है। इतना क्लियर है पिक्चर? चलिए अब एट 0 इनकम व्हाट इज माय कंजम्पशन, इसको मैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलता हूं, ये हो गया मेरा 40, बराबर है, हा कि ना? एंड एट 0 इनकम व्हाट इज माय सेविंग, -40, यस और नो? अरे हाँ कि ना? उसके बाद मेरी इनकम बढ़ी, 100 हो गई, इसको 100 यहां कहीं तो भी मार देता हूं, मेरा कंजम्पशन बढ़ा, 40 से 120 हुआ मेरा कंजम्पशन, ठीक है। यानी कंजम्पशन ऊपर जाएगा कहीं तो भी, यहां पे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कंजम्पशन लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसी, देखिए 100 है, यहां 200 है, यहां पे 300 है, यहां पे 400 है, बराबर, यही अपन ने लिखा था। कहीं तो भी ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कंजम्पशन यहां आएगा और सेविंग भी आएंगे। अब सुनो ध्यान से, सेकेंड केस के अंदर इनकम 100 है, कंजम्पशन 120, लेकिन सेविंग अभी भी नेगेटिव है, मतलब सेकेंड केस में सेविंग यहां कहीं तो भी आएंगी। ये अगर 40 है दोस्तों, तो ये बीच में कहीं तो भी 20 आएगा कि नहीं आएगा, हा कि ना? तो ये 100 में सेविंग का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो यहां पे आएगा, ये पॉइंट यहां पे आएगा। अरे हाँ नहीं तो बोलो, ये आपका इनकम है और ये सेविंग्स है, सेविंग नेगेटिव है ना, तो नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और जब 200 है तो सेविंग कितनी है? 0। अब यहां क्या होगा? 0। इसके बाद 300 है तो क्या हो रहा? सेविंग 20, इन दोनों के बीच में 20 होगा, यहां कहीं तो भी सेविंग्स आएंगी। इसके बाद 400 है तो सेविंग है 40, यानी ये सेविंग यहां पे आएंगी, हा कि ना? ये सारे पॉइंट्स हो गए सेविंग के। अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, बराबर है। इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलूंगा मैं? इस लाइन को कौन सी लाइन बोलूंगा? सेविंग्स लाइन, बराबर है। अब कंजम्पशन लाइन की भी बात कर लेते हैं। कंजम्पशन लाइन ये यहां से कहीं तो भी ऐसे बढ़ती जाएंगी और ऐसे बढ़ती जाए। एक सेकंड, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये मेरी कंजम्पशन लाइन है, बराबर है। ये भी ऐसे बढ़ रही है ना, 100 के बाद ऊपर और 200, ये कंजम्पशन बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा आपका? वैसे ही ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को, इस शेडेड एरिया को मैं क्या बोलता हूं? मैं इसको बोलता हूं डिस सेविंग, यानी इस केस के अंदर मेरी सेविंग्स नेगेटिव है इतने पॉइंट तक। इस पॉइंट पे मेरी सेविंग्स 0 है और इस पॉइंट पे मेरी सेविंग होना स्टार्ट होती है, हा कि ना?
या इसके बाद मेरी सेविंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये कंजम्पशन तो आपने पहले भी मार्क किया था, अभी भी कर रहे हैं। अब एक लाइन और बनानी है मुझे, एएस वाली लाइन। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, विच इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब इस पॉइंट ऑफ इनकम पे व्हाट इज माय सी, 0 पॉइंट पे 40, और व्हाट इज माय सेविंग, ये देखो ना, एएस 0, 100, 120, 300 और 400, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। ये लाइन भी बना दो। ये लाइन कैसी बनेगी, 100 पे 100, 200, देखो 100 पे 100, 200 पे बराबर 200, 300 पे बराबर 300 और 400 पे बराबर 400 आएगा, हा कि ना। दैट मीन्स इस लाइन को मैं बोलूंगा पूरी बराबर स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसी, और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग, इसका जो एंगल रहेगा ना, ये 45 डिग्री एंगल रहेगा। कैसे भैया, जब कभी भी 100, 200, 300 और 400, और बराबर यहां भी आता है 200, 300 और 400, और पॉइंट्स बराबर मैच होते हैं ना, एक्यूरेट, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसका एंगल यहां से नापो या यहां से नापो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहता है, मालूम है ना, ये 90 डिग्री रहता है, समझता है क्या। तो बीच से लाइन जाएगी तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी यहां इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि आपन ने यहां देखा ना, इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये लाइन को बोलेंगे 45 डिग्री लाइन, और इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, एग्रीगेट सप्लाई लाइन। इस पॉइंट पे, अब ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये यहां से ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे एग्रीगेट कंजम्पशन सी इज इक्वल्स टू वाई, सी इज इक्वल्स टू वाई, यानी सी इज इक्वल्स टू माई इनकम बोल सकते हैं। लेकिन इसके पहले देखिए, एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम भी बोल सकता, एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम भी बोल सकता, उसको मैं सी प्लस एस भी बोल सकता, हाँ कि ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पार्ट में, इतने पोर्शन में, ये पॉइंट के पहले वाले पोर्शन में कंजम्पशन ज्यादा है कि इनकम ज्यादा है, कैसे पता सर, ये जो कंजम्पशन लाइन है ये यहां तक ऊपर जा रही है, और ये मेरी इनकम लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है, बराबर है। साइंस वालों ध्यान से सुनना, ये इनकम लाइन है, ये कंजम्पशन लाइन है। इस पॉइंट तक कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। और इस पॉइंट के आगे देखो, कंजम्पशन लाइन नीचे हो गई और ये इनकम लाइन ऊपर हो गई, हा कि ना। यानी इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, दैट मीन्स आई कैन से इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, हा कि ना। इतना पार्ट समझ में आया क्या? फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इतने पार्ट में, ये इतने पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी कंजम्पशन लाइन है, सॉरी ये मेरी वो इनकम लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन, और ये मेरी कंजम्पशन लाइन है, ये वाली। ये कंजम्पशन लाइन जो है ऊपर है, इनकम लाइन नीचे है, दैट मीन्स यहां पे कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ प्रैक्टिकली, हाँ हो रहा है ना, ये देखिए ना, यहां तक इसमें भी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, इसमें भी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। यहां पे जाके कहीं तो भी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो रहे हैं, इनकम इज वाई, कंजम्पशन इज सी। इसके बाद कंजम्पशन कम होते जा रहा है और इनकम बढ़ते जा रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर इतने पॉइंट तक कंजम्पशन विल बी ग्रेटर देन इनकम, इस पॉइंट पे कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, और इस पॉइंट पे कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, यानी यहां पे इनकम बढ़ रही है। और देखिए ना, इनकम लाइन ऊपर आ गई और कंजम्पशन लाइन नीचे आ गई, यहां दोनों मिल गई, मतलब दोनों इक्वल होगा। समझ आया ये पार्ट, हा कि ना। इसके बाद कंजम्पशन इक्वल कब हो रहा है इनकम से? कंजम्पशन और इनकम इक्वल कब है? इस पॉइंट पे इक्वल है, ये पॉइंट पे इक्वल है, और इस पॉइंट पे सेविंग कितनी है? 0।
मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये बराबर ऐसा, ये बराबर ग्राफ बना नहीं है, नहीं तो ऐसा सीधा आएगा, ये लाइन सीधी आएंगी, ये जो पॉइंट है बराबर इसको 200 पे टच करेगा, ठीक है। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट लेवल वेयर सी इज इक्वल टू वाई, सेविंग विल बी 0। और ये बढ़ना क्यों स्टार्ट हो रहा, क्योंकि अब मेरा कंजम्पशन कम हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही, तो सेविंग पॉजिटिव आ रही है। यहां पे y इज इक्वल टू सी था, लेकिन अब y के साथ, मेरी c के साथ सेविंग भी जुड़ रही है, इसलिए इनकम से मेरा कंजम्पशन, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि मैं सेव भी करना स्टार्ट कर रहा हूं। आई बात समझ में? ये हा कि ना? थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो आगे 2 सेक्टर मॉडल पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यानी हम एक चीज बोल सकते हैं, व्हेन y is equals to c, saving is equal to 0। y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन। जितना कमा रहा पूरा कंज्यूम कर रहा हूं तो सेविंग 0 रहेगी, बराबर। when c is greater than y, इनकम से कंजम्पशन ज्यादा है, तो सेविंग कैसी रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। हा कि ना? अरे भाई पुरानी सेविंग निकाल रहा हूं, मतलब सेविंग नेगेटिव हो गई। एंड व्हेन सी इज लेस देन वाई, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन सी, यानी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो सेविंग क्या रहेंगी मेरी? पॉजिटिव रहेगी। हा कि ना? समझ आया क्या ये पार्ट? ये बताओ, ये इतना पार्ट। यस और नो? चलिए, 2 चीजें हमने आज पढ़ी। हमने क्या पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और एक चीज ध्यान रखना, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड C प्लस I, एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S। हाँ कि ना? C कट होता है मैथमेटिकली, बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। यही तो मैंने बोला था, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। जितना कमा रहे पूरा के पूरा इन्वेस्ट कर रहे। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये स्टेट है आपका इक्विलिब्रियम का। हा कि ना? कुछ तो बोलो। एक बार लिखना है, इसको लिख लो। ये तो लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने। लिख लो, लिखो, छापो छापो, एक बार लिख लीजिए। ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करो चलता, करना है आपकी इच्छा, कर सकते हो। आप घर पे भी बना सकते हैं ग्राफ, और प्रॉपरली बराबर आप बराबर स्केल से अगर प्लॉट करोगे ना तो बराबर ये जो लाइन है ना एकदम सीधी आएंगी। स्केल से बराबर अच्छे से प्लॉट करोगे तो सीधी आएंगी एकदम। दो चीजें हमने पढ़ ली आज, एग्रीगेट डिमांड पढ़ ली, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी। अब हम कल 2 और कंसेप्ट बनाएंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये कंसेप्ट बनाने के, अब एक चीज समझ लो, अभी 3 अटेम्प्ट हुए हैं, 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में ये प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे क्वेश्चन आया है। तो ये आगे भी आएगा, क्योंकि इसके ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स के और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो कल हम ये प्रोपेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज यही रुकते हैं, बाय। कर दो डाउट? हाँ।